मुझे नहीं पता, एक बार सर से डिस्कस कर सकते हो। ओके तो बच्चों सबसे पहले एक दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो वो बच्चों आप देखें, बच्चों आप इसमें देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों आंसर होगा 5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें आंसर होगा सेकंड, दैट इज √3 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 18, इसमें किसी को डाउट? 18 में किसी को डाउट? ठीक है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, इसमें किसी को डाउट बच्चों? ठीक है, चले बच्चों आगे। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है? आगे बच्चों फिर हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो समझें। आगे तो बच्चों अब हेडिंग इस तरह से लिख लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन एसी सर्किट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन एसी सर्किट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन एसी सर्किट, ठीक है बच्चों। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन एसी सर्किट, ठीक है। अब बच्चों समझो, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बाद में आपको चीज़ें लिखवा दूंगा, तो पहले केवल समझना। जैसे बच्चों मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, मान लो ये रजिस्टर है, ये मान लो 6 ओम, ये मान लो 18 वोल्ट। तो बच्चों बताओ करेंट कितना फ्लो करेगा? 3 एम्पियर। कितना करेंट फ्लो करेगा? 3। अब 3 एम्पियर करेंट फ्लो कर रहा है, ये किस तरफ फ्लो करेगा? ऐसे, इस तरह से 3 एम्पियर करेंट फ्लो करेगा। अब बताओ करेंट की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? कांस्टेंट। डायरेक्शन चेंज होगी क्या? नहीं, वो भी वही रहेगी। तो इस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट करंट या डीसी या कांस्टेंट डीसी, ठीक है भाई। अब बच्चों यहाँ अगर मैं पूछता हूँ, जैसे मान लो बच्चों क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सबके फिजिक्स में मार्क्स 20 आए। फिजिक्स में मार्क्स सारे स्टूडेंट्स के कितने हैं? 20। जैसे लेट्स से अभी क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं, तो 7 के 7 स्टूडेंट्स के फिजिक्स में मार्क्स मान लो 20 है। तो अब मैं कोई भी बच्चा उठा के पूछूंगा उसके मार्क्स कितने आएंगे? तो अब अगर मैं इंस्टेंटेनियसली कोई भी बच्चा उठा के पूछता हूँ उसके मार्क्स कितने होंगे? 20। अब मान लो मैं सबका एवरेज निकालता हूँ, एवरेज, तो 20 सबके मार्क्स हैं, 20 + 20 + 20 7 टाइम्स डिवाइड बाई 7, एवरेज कितना आएगा? 20। तो बच्चों जब कांस्टेंट करंट होता है तो तुम एवरेज निकालोगे वही आएगा, आरएमएस निकालोगे वही आएगा, इंस्टेंटेनियस निकालोगे वही आएगा, सारी चीज़ें बच्चों वही होंगी। तो इसमें हमें कोई चीज़ डिफाइन नहीं करनी पड़ती। कभी भी करंट 3 एम्पियर है, कभी भी वोल्टेज 18 वोल्ट है, सारी की सारी चीज़ें बच्चों वही हैं। ये चीज़ क्लियर है? हाँ, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों एसी में क्या होता है, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली बदल रही हैं, तो वहाँ हमें अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ डिफाइन करनी पड़ती हैं। जैसे बच्चों 2 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, कौन कौन सी? याद करो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अभी भी हमने जो 2 क्वेश्चंस मैंने बोले वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के ऊपर थे।
फिर बच्चों याद करो मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू, वो भी मैं बता चुका हूँ। तो वो दो चीज़ें बच्चों मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो उनको मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, वो आप समझ गए। उसके बाद की चीज़ें बच्चों फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझ गए ना। दो डेफिनेशंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ या यूज़ कर चुका हूँ। कौन कौन सी? मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट बच्चों फिर इसमें आप लिख लो पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है। अब पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है? जैसे बच्चों मान लो एसी में मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो नीचे भी -10 तक जाएगा, तो -10 से 10 गैप कितना हो गया? 20 का। अगर 30 तक जा रहा है तो नीचे भी -30 तक जाएगा, तो नीचे से ऊपर मिला के डिफरेंस कितना हो गया? 60 का। तो उस चीज़ को बच्चों हम बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। तो बच्चों बस ये ग्राफ बना लो, और पीक टू पीक वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 2I0। और अगर वोल्टेज होगा तो V0 लिखोगे तो 2V0। तो बच्चों मैं करंट के टर्म्स में डिस्कस कर रहा हूँ, वोल्टेज में भी वही रहेगा। तो बस इतना ड्रॉ कर लो, उतना काफ़ी। पीक टू पीक वैल्यू बच्चों समझ गए? पीक टू पीक वैल्यू बच्चों क्लियर है? चले बच्चों आगे, ठीक है। इसे बच्चों हटा देता हूं फिर, ठीक। अब बच्चों थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, फिर बाद में लिखवा दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ओके। अब बच्चों मान लो समझना 4 3 1 6 7, इसका एवरेज निकालना है। कैसे निकालोगे? सबको ऐड करोगे, डिवाइड बाई 5, तो इस तरह से करोगे। अगर मान लो ये 5 है, इसकी जगह 50 हो तो 50 बार ऐड करोगे, 1000 हो तो 1000 बार ऐड करोगे। तो इन जनरल हम एवरेज निकालने में करते क्या है? सबका एडिशन डिवाइड बाई टोटल नंबर। क्लियर? अब बच्चों एसी में क्या होता है? कंटिन्यूअसली वेरिएशन हो रहा है, कंटिन्यूअसली वेरिएशन हो रहा है, तो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। इनफाइनाइट, इतने से में ही तुम देखोगे तो बहुत कंटिन्यूअस वेरिएशन है। मान लो ये 10 है, तो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, और ज़्यादा छोटा करोगे तो 0, 0.01, 0.02, बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो उन सबको जोड़ोगे डिवाइड बाई ये, तो वो एक काफ़ी लेंदी एडिशन हो जाए। और काफ़ी लेंदी एडिशन, या मान लो एक इनफाइनाइट लॉन्ग एडिशन को हम क्या बोल देते हैं? इंटीग्रेशन। तो किसी भी फंक्शन का अगर हमें एवरेज निकाल लो, इस तरह से नंबर का एवरेज निकालना हो वो तो ऐसे कर देते हैं, लेकिन फंक्शन का एवरेज हम कैसे निकालते हैं? कोई भी फंक्शन हो तो उसका जनरल एवरेज निकालने का तरीका होता है FDT। मान लो तुम T1 से T2 तक एवरेज निकाल लो, तो FDT T1 से T2। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? एडिशन या एरिया। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? एडिशन या एरिया। तो ये चीज का क्या मतलब हुआ कि तुमने सबको ऐड कर दिया, सबको ऐड कर दिया। अब तुम्हें डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड किससे कर दोगे? T2 माइनस T1। तो किसी भी फंक्शन का अगर हमें एवरेज निकालना हो तो जनरल तरीका ये होता है कि उसको तुम ऐसे ऐड कर दो और फिर टोटल से डिवाइड कर दो। जैसे तुम्हें 0 से 10 सेकंड तक एवरेज निकालना, तो 0 से 10 तक इंटीग्रेट करोगे और 10 माइनस 0 यानी कि 10 से डिवाइड कर दो। 0 से 15 का निकालना, तो डिवाइड बाई 15 माइनस 0। 2 से 10 सेकंड का निकालना है तो डिवाइड बाई 10 माइनस 2। वो तुम्हें करना होता है। इतना बच्चों समझ गए? ठीक है। तो अब बच्चों इसमें आप लिख लो एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू बच्चों क्या हो जाती है? अगर हमें एवरेज किसी फंक्शन का निकालना है, एवरेज किसी फंक्शन का निकालना है, तो FDT T1 से T2 अपॉन T2 माइनस T1। FDT T1 से T2, T2 माइनस T1।
ये चीज क्लियर है बच्चों? तो किसी भी फंक्शन का बच्चों अगर तुम्हें एवरेज निकालना है वो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों? बच्चों इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बच्चों, चले बच्चों आगे। अब बच्चों AC की अगर हम बात करें तो बच्चों याद करो मैंने पहले ही आपको बताया था कि साइन कॉस उसका कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज क्या होता है? 0। तो बच्चों कोई सा भी AC हो, अगर हम कंप्लीट साइकिल देखेंगे तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो कंप्लीट साइकिल में उसका एवरेज हमेशा क्या होगा? 0। कंप्लीट साइकिल में एवरेज हमेशा क्या होगा? 0। ये चीज क्लियर है? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो वही बच्चों मैंने लिखा रखा है एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल कितना हो जाएगा? 0। एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल कितना हो जाएगा? 0। यहां तक कोई दिक्कत? चलें बच्चों आगे। ठीक है, अब बच्चों फिर देखो यहां तक क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, अब बच्चों वापस से मैं पहले थोड़ा सा समझा रहा हूं फिर बाद में आपको लिखवा दूंगा, ठीक है ना? समझो, ये अपना साइनोसॉइडल कोई फंक्शन है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो बच्चों बताओ यहां तक का एरिया कितना होगा? तो यहां तक तुम एवरेज निकाल लोगे तो कितना आएगा? यहां तक एवरेज कितना आएगा? 0। लेकिन बच्चों अगर मैं यहां तक एवरेज निकाल रहा हूं तो बताओ एरिया 0 होगा क्या? तो बच्चों पूरे साइकिल में तो एवरेज 0 है, लेकिन आधे साइकिल में एवरेज 0 होगा क्या? नहीं होगा, आधे साइकिल में तो नहीं होगा। तो अब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज। तो बच्चों समझना, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं फिर बाद में आपको रिजल्ट लिखवा दूंगा, तो वो आप समझना। देखो अभी अभी हमने पढ़ा है, जैसे मान लो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। अब अगर मुझे एवरेज लिखना है तो फॉर्मूला बच्चों ये होता है, अभी अभी पढ़ा है। आधे साइकिल में पढ़ना है तो 0 से t/2, 0 से t/2 या t/2 - 0। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों फंक्शन तुम्हारे पास क्या है? फंक्शन तुम्हारे पास है आई नॉट साइन ओमेगा टी dt t/2। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों बताओ साइन फंक्शन का एवरेज क्या होता है? साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में वो नीचे t/2 अपना पहले से था। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से t/2। इतना समझे बच्चों? अब फिर देखो फर्दर बच्चों अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो आई नॉट ओमेगा t/2, अब यहां देखना माइनस कॉस ओमेगा। ओमेगा बच्चों टाइम पीरियड के टर्म्स में क्या होता है? बोलो 2π/t, तो कॉस ओमेगा की जगह 2π/t इंटू t/2, 2π/t इंटू t/2। ये क्लियर है? माइनस 0 रखोगे, 0 रखोगे तो कितना हो गया? 0 cos 0। इतना कुछ समझे बच्चों? वापस समझो, आई नॉट वैसा का वैसा, ओमेगा की जगह 2π/t, ये t/2। अब 2π/t टाइम की जगह तुमने t/2 रखा, इसकी जगह 0 रखा। अब समझो t कट गए, 2 कट गए, यहां क्या बचा? आई नॉट बाई पाई।
टू टू कट गए, टी टी कट गए, माइनस कॉस पाई कितना होता है -1। क्लियर है? अब बच्चों ये माइनस पूरे में था, माइनस किस में था, पूरे में था ऐसे, तो माइनस कॉस 0 बच्चों क्या होता है -2 +2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2i0/पाई। तो अब बच्चों कंक्लूजन समझो, अगर तुम पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा। तो बच्चों अब ये फाइनल रिजल्ट तुम्हें याद रखना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज कितना आएगा 2i0/पाई। क्लियर है? अगर वोल्टेज के टर्म्स में होता तो क्या आता 2v0/पाई। समझ गए? लेकिन ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का, ठीक है। तो आगे बच्चों अब इसमें इस तरह से लिख लो, एवरेज वैल्यू ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो बच्चों 0 से t/2 I0 sin ओमेगा t dt t/2 -0 पूरा हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों मैंने बता दिया, बाकी वो उतना रिक्वायर्ड नहीं है। फाइनल आंसर तुम्हारे पास एवरेज निकल के कितना आ जाएगा 2i0/पाई। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? बोलो बच्चों यहां तक अभी कहीं कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो अब बच्चों ध्यान रहे, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज है। कई बार वो हमसे बोलता है कि एवरेज वैल्यू ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल, हमें रटा होता है ये, हमने सीधा टिक किया, वो गलत है। हाफ साइकिल में एवरेज ये नहीं है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज है। अब मान लो ये तुम्हारा फंक्शन, उसने बोला कि यहां से लेके यहां तक, ये भी तो हाफ साइकिल है, इतना भी तो अपने आप में हाफ साइकिल है, तो इसका एवरेज बताओ। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एवरेज क्या हो जाएगा 0। मान लो वो तुमसे बोलता है कि भाई इसका एवरेज बताओ, तो इसका एवरेज आ जाएगा माइनस का 2i0/पाई। यहां से यहां तक पूछता है कुछ और आएगा। तो हाफ साइकिल का एवरेज तो कुछ भी हो सकता है कि भाई तुम कौन सा इंटरवल ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज ये है। पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज क्या है ये अगर वोल्टेज होता है तो क्या आएगा 2v0/पाई। तो बच्चों एक लाइन इसमें आप लिख लो, इन हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल टेकन। तो तुम कौन सा टाइम इंटरवल ले रहे हो उस हिसाब से वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकती है। इतना क्लियर है बच्चों? ठंडा कर रहा है क्या? बंद है कि चालू? अच्छा चलो क्या, मैं देखता हूँ। कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा क्या वो? अच्छा चलो खैर इसे करें फिर मैं डिस्कस करता हूँ। क्या इधर का एसी बंद है क्या? क्यों? ये वाला एसी ओके बच्चों इतना नोट कर लिया आपने? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, फर्दर बच्चों हम देखते हैं। 1/4 का क्या, वो तो किसी का भी पूछ सकता है, पर वो रिजल्ट की तरह से हम डिस्कस नहीं कर। अगर वो किसी भी चीज़ का पूछता है तो जो हमने अप्रोच सीखी है FDT का इंटीग्रेशन, उससे हम कर सकते हैं। चालू हुआ क्या? अच्छा वही मैं सोच रहा, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ बोलो।
नहीं ऐसे रटा नहीं जाता है, मैं बताता हूँ, समझना। अगर प्रॉपर साइनोसोडल फंक्शन है तो यहाँ सिमेट्रिसिटी है, जैसा ये है वैसा ही ये, तो एवरेज निकालोगे वो सेम आएगा, 2i0/पाई आएगा। देखो समझो, मैं बता रहा हूँ, ऐसे समझना। इस साइड कुछ बच्चे हैं, इस साइड कुछ बच्चे, 3 और 3 6 बच्चे मान लो इधर, और मान लो एक बार 6 बच्चे इधर। इधर कुछ बच्चों के कम नंबर है, कुछ बच्चों के ज़्यादा, इधर भी कुछ बच्चों के कम है, कुछ बच्चों के ज़्यादा। अब अगर मैं इस साइड का एवरेज निकालता हूँ, इस साइड का एवरेज, मान लो सबका लेकिन मिला के टोटल 200 है, यहाँ भी सबका मिला के 200 है, तो यहाँ का एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो 200/6, यहाँ का भी एवरेज निकालूंगा तो क्या आएगा 200/6। ये चीज़ समझे? तो दोनों साइड का एवरेज अपने पास कितना होगा 200/6। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? अब समझो, मान लो मैंने दोनों को मिला दिया, अब टोटल सबका अगर हम एडिशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 400, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी उसी हिसाब से 12 हो गए, तो अब एवरेज निकालोगे तो 400/12 वही 200/6 है। तो अब कंक्लूजन समझो, देखो अगर एक जैसा फंक्शन होता है तो एवरेज एक ही आता है। जैसे मान लो ये सिचुएशन, हमने यहाँ तक का एवरेज पूछा, यहाँ तक का, तो यहाँ तक का एवरेज कितना आया 2i0/पाई, 2i0/पाई। ये चीज क्लियर है? अब वापस समझो, अगर मैं इस पार्ट का एवरेज पूछता हूं तो जैसा ये है वैसा ही ये है, तो इस पार्ट का एवरेज क्या होगा 2i0/पाई। ये चीज क्लियर है? अब वापस समझो, यहां तक समझ गए ना? अब जैसा ग्राफ यहां तक है वैसा ही ग्राफ यहां तक, तो जो इतने का एवरेज होगा वही एवरेज इसका भी होगा। तो बाई चांस अगर हमसे इस पार्ट का एवरेज पूछा जाता तो इसका एवरेज भी क्या हो जाएगा 2i0/पाई, क्योंकि जैसा एरिया यहाँ है वैसा ही एरिया यहाँ है। इस पार्ट का अगर एवरेज पूछा जाता है तो वो क्या होगा 2i0/पाई। एक बार इस पार्ट का पूछते हैं माइनस का 2i0/पाई। हाँ, अगर मैं केवल इतने हिस्से का पूछता हूँ तो वो नहीं हो। देखो वो बता रहा, यहाँ चीज ज्यादा है, यहाँ चीज कम है। जैसे मान लो 6 स्टूडेंट है, उनमें से 2 स्टूडेंट के नंबर काफी कम है, 4 स्टूडेंट के ठीक है। अब तुम 2 का एवरेज और 4 का एवरेज अलग निकाल दो तो वो अलग अलग आएगा, समझ रहे हो? वो सेम नहीं आएगा। तो अगर एक जैसा फंक्शन है तो एवरेज तुम्हारा वही होगा। ये चीज क्लियर है? हाँ बोलो। देखो हम एवरेज निकाल, वैल्यू नहीं। देखो मैंने अभी समझाया था, वापस समझो। इधर के सारे स्टूडेंट के टोटल नंबर मैंने कितने बताए थे? बोलो। 6 तो स्टूडेंट थे, नंबर कितने बताए थे? एवरेज कितना आया? ठीक है। इधर कितने स्टूडेंट्स थे? नंबर कितने थे? एवरेज। अब दोनों को मिला दिया, टोटल स्टूडेंट कितने हुए? और मार्क्स। अब एवरेज निकालो, वही आएगा। तो एवरेज निकाल रहे, ये कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो 400 हो गई, और अगर हम 12 स्टूडेंट ऐड कर देंगे 800 हो जाएगी, लेकिन एवरेज में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट से भी डिवाइड करना होता, तो वही चीज आ जाए। हाँ तो मैं तो सेम कह ही रहा हूँ, लेकिन एक जैसा फंक्शन होना चाहिए, एक जैसा फंक्शन। जैसा फंक्शन यहाँ तक है वैसा ही फंक्शन यहाँ है, वैसा ही फंक्शन यहाँ है। तो जो इतने पार्ट का एवरेज है वही इतने पार्ट का, इतने पार्ट का भी अलग है, वो माइनस में है, लेकिन एक जैसा है तो वैल्यू वाइज सेम होगा, समझ? तो फिर वो अलग फंक्शन हो जाएगा। देखो समझो, इतने में एरिया ज्यादा है, जैसे मैंने अभी समझाया, भले ही 6 स्टूडेंट है, उनमें 2 स्टूडेंट के नंबर कम है, 4 स्टूडेंट के ज्यादा, तो उन 2 का अलग एवरेज निकालोगे तो कम आएगा, उन 4 का निकालोगे तो ज्यादा आएगा, समझ पाए? हाँ, अगर सबके एक जैसे नंबर है, जैसे मान लो ग्राफ ऐसा होता, देखना, तो अब तुम इतना लो, इतना लो, इतना लो, इतना लो, इतना लो, कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका एवरेज वही आ जाए, क्योंकि यहाँ सबके नंबर सेम। जैसे मान लो 6 स्टूडेंट है, सबके नंबर 20-20 है,
एवरेज निकालो क्या आएगा, 20 आएगा। अब 7 स्टूडेंट कर दो तब भी 20 आएगा, 700 कर दो तब भी 20 आएगा, 2 कर दो तब भी 20 आएगा। तो यहाँ सबके नंबर फिक्स है तो सबका एवरेज वही आ जाएगा, लेकिन अगर वेरिएशन है तो उस हिसाब से आएगा। अभी बताओ इसमें कोई दिक्कत हो? क्लियर है बच्चों? चले बच्चों ये नोट कर लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन? फर्दर बच्चों फिर हम देखते हैं। ओके तो अब जैसे जो तुम पूछ रहे थे रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वो, तो वो बच्चों क्या होता है अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों जैसे समझना, आप लोगों को अगर पता हो जो अपने यहाँ वोल्टेज आता है, अपने यहाँ जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है, कितना वोल्टेज आता है, 220। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझो, मैंने आपको अभी बताया था कि अपने यहाँ सप्लाई जो आती है वो एसी होती है या डीसी? एसी। तो एसी में वोल्टेज फिक्स होता है क्या? नहीं होता है, वोल्टेज तो बदलता रहता है। तो कभी वोल्टेज जीरो है, कभी वोल्टेज मान लो 300 हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर -300 हो गया। तो जो 220 वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है? तो बच्चों वो एवरेज नहीं होता है, एवरेज तो अपना जीरो हो जाता है। तो जो 220 वोल्टेज होता है वो कौन सा वोल्टेज है? तो वो होता है बच्चों आरएमएस वोल्टेज। कौन सा होता है? आरएमएस वोल्टेज, या हम उसको कई बार बोलते हैं इफेक्टिव वोल्टेज या वर्चुअल वोल्टेज या इफेक्टिव डीसी वैल्यू, बहुत सारे इसके नाम। अब इस चीज का मतलब क्या होता है वो बच्चों हम समझ रहे हैं, तो वो बच्चों समझना। देखो मान लो कहीं पे डीसी सप्लाई है, तुमने कहा कि भाई मुझे 10 वोल्ट चाहिए, उसने तुम्हें 10 वोल्ट की बैटरी पकड़ा दी, उसमें हमेशा 10 वोल्ट है, तुमने वोल्ट मीटर से मेजर किया, ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं। तुमने कहा कि भाई मुझे 20 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, उसने तुम्हें 20 वोल्ट की बैटरी प्रोवाइड कर दी, उसका तुम वोल्टेज कभी भी देखोगे कितना दिखेगा, 20। तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं भाई, जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल रहा है। अब तुमने कहा कि भाई मुझे 200 वोल्टेज चाहिए, अब तुम मेजर कर रहे हो तो पता चल रहा है कभी 0, कभी 1, कभी 10, कभी 150, कभी 200, कभी 250, कभी -10। तो तुम कहोगे कि भाई मुझे 200 चाहिए, तुम्हारा पता ही नहीं चल रहा क्या दिखा रहा, तो तुम कैसे भरोसा करो? तो वो कहता है कि नहीं हमारे पास तो यही है, तुम्हें चाहिए तो इससे ही काम चलाओ। या मान लो तुम्हारी बिलिंग करनी है, कनेक्शन लेना है, जैसे तुम कनेक्शन लेते हो, तो कनेक्शन में बच्चों अगर आपको बताओ तो हम डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से कनेक्शन लेते हैं कि हमें 5 एम्पियर का कनेक्शन चाहिए, 10 एम्पियर का कनेक्शन चाहिए, 20 एम्पियर का कनेक्शन चाहिए। तो अब तुमने कहा 10 एम्पियर का कनेक्शन चाहिए, वो 10 एम्पियर का कनेक्शन लगा दो। अब तुम उसे मेजर कर रहे हो तो कभी 0 दिखा रहा है, कभी 5 दिखा रहा है, कभी 7 दिखा रहा है, तो तुम कैसे भरोसा करोगे कि भाई ये 10 एम्पियर का कनेक्शन? तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि भाई तुम उससे करोगे क्या इलेक्ट्रिसिटी से? तुमने कहा कि भाई बल्ब जलाएंगे, तो भाई तुम एक काम करो, जो तुम्हारा 10 एम्पियर डीसी करंट है उससे बल्ब जला लो, और जो तुम्हारा मैं एसी करंट भेज रहा हूं उससे बल्ब जला लो। 2 घंटे दोनों बल्ब को जला के देख लो, अगर वो बराबर चमक रहे हैं तो भरोसा करोगी कि हाँ ये 10 एम्पियर के बराबर है। भले ही तुम्हें कम ज़्यादा दिख रहा है वो सब ठीक है, पर तुम उससे करोगे क्या? बल्ब जलाओगे, फ्रिज चलाओगे, टीवी चलाओगे। तुम 10 एम्पियर बैटरी से चला के देख लो और 10 एम्पियर इससे चला के देख लो, और हमारे वाले एसी से चला के देख लो, अगर वो बिल्कुल सही चल रहा है, बराबर चल रहा है, तो भरोसा कर लोगे। तो इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू। जैसे 10 एम्पियर डीसी करंट में फ्लो करा रहा हूं, तो बच्चों पावर अगर आपको याद हो तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, I²R। अब इसमें करंट फिक्स है, करंट आपका फिक्स है I², IDC फिक्स है, पावर कितनी हो गई, I²R। ये चीज क्लियर है? अब अगर मुझे इसकी हीट चाहिए तो पावर फिक्स है, तो याद करो हम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ चुके हैं कि हीट क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, या वर्क क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो अगर तुमने डीसी कनेक्शन लिया है तो हीट कितनी डेवलप होगी ये। अब एसी कनेक्शन मैंने ये लिया, इसमें हीट क्या होगी, I²R। समझ के बच्चों? लेकिन यहां I वेरी करेगा, I वेरी करेगा तो हीट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल टाइम की हीट निकालोगे, उसे इंटीग्रेट कर दो। तो अगर तुमने साबित कर दिया कि ये दोनों हीट बराबर है, ये दोनों हीट बराबर है,
तो इसका मतलब ये है कि AC से तुम्हारा जितना बल्ब जल रहा है उतना ही तुम्हारा DC से भी चल रहा है, तो दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो अब यहां से बच्चों मैं बोल सकता हूं I DC का स्क्वायर आर टी इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर आर डी टी 0 से t, ये चीज क्लियर है। R कांस्टेंट है, कट गए, तो यहां से IDC बच्चों तुम्हारे पास क्या आ गया, IDC बच्चों तुम्हारे पास निकल के ये आ गया I स्क्वायर डी टी अपॉन टी का अंडर। तो इसी चीज को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब होता है अभी हम वापस फिर डिस्कस करते हैं, उससे पहले बच्चों आप इतना लिखें। तो आरएमएस वैल्यू के बच्चों दो तीन नाम हो जाते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू, ये सब आरएमएस, ये सबके सब बच्चों क्या है, आरएमएस। तो बच्चों आरएमएस की डेफिनेशन क्या हो जाती है, आरएमएस तुम्हारा वो डीसी करंट होता है, वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितना कि एसी प्रोड्यूस कर। जैसे अभी बच्चों मैंने आपको समझाया कि तुम किसी रजिस्टर में करंट भेज रहे हो, तुम किसी रजिस्टर में करंट भेज रहे हो, तो डीसी वाला जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है उतनी ही हीट एसी वाले को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उतनी ही एसी वाले को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो तुम भरोसा कर लोगे कि हाँ ये वही चीज। इतना बच्चों समझ पाए, ठीक है। ठीक बच्चों, इसे हटा दो, इतना नोट कर लिया ना, ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, जैसे तुम इस रजिस्टर में डीसी करंट भेज रहे हो, इस रजिस्टर में तुम एसी करंट भेज रहे हो, इसमें हीट क्या होगी आई स्क्वायर आर, लेकिन वेरिएबल होगी तो इंटीग्रेट करोगे T1 से T2। इसमें अगर तुम भेजोगे तो इसमें क्या है, हीट फिक्स है, तो तुम्हें पावर निकालनी है, तो आई स्क्वायर आर T2 माइनस T1। अब आर तो बच्चों कट गए, आर तो बच्चों कट गए, इसको नीचे भेजो, अंडर रूट ले लो, तो T2 माइनस T1 आई स्क्वायर डी टी T1 से T2। तो जो ये डीसी वैल्यू आई है उसी को हम क्या बोल देते हैं, आरएमएस वैल्यू। तो एक बार बच्चों इतना कंप्लीट करो, फिर मैं वापस डिस्कस करूँ। ये जो अभी मैंने आपको समझाया वही चीज।
इतना बच्चों भी क्लियर है? ठीक है, तो अब बच्चों में कंक्लूड करता हूँ। देखो आरएमएस जब भी तुम्हें निकालना हो तो सबसे बेटर मेथड ये होता है कि तुम रिवर्स चलो। रिवर्स चलने का क्या मतलब है कि सबसे पहले तुम स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर अंडर रूट निकालो। सबसे पहले तुम क्या करोगे? स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। जैसे बच्चों देखो स्क्वायर, ये चीज क्या है? मीन, और ये चीज क्या है? रूट। तो आरएमएस सबसे पहले तुम क्या करोगे? स्क्वायर, फिर तुम क्या करोगे? मीन, और उसके बाद तुम क्या निकालोगे? रूट। ये चीज समझ पाए बच्चों? अब जो मेनली हमें बच्चों पढ़ना होता है वो कौन सा एसी होता है? बोलो बच्चों, साइनोसोइडल एसी। कौन सा एसी होता है? साइनोसोइडल एसी। तो बच्चों याद करो, लास्ट टाइम तो मैंने आपको डिस्कस किया था साइन या कॉस फंक्शन, उसकी कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होती है? उसकी कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0। अब साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, उसकी कंप्लीट साइकिल में एवरेज क्या होती है? 1/2। उसकी कंप्लीट साइकिल में एवरेज क्या होती है? 1/2। ये चीज क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों वापस समझो, देखना, देखो वो कैसे आती है वो भी मैं अभी प्रूफ कर दूंगा, ठीक है ना? वो चिंता मत करो, मैं अभी प्रूफ कर दूंगा। अभी मैं उस रिजल्ट को यूज कर, तो वो बच्चों समझना। आगे बच्चों इस तरह से लिख लो, फॉर साइनोसॉइडल एसी। साइनोसॉइडल एसी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो लेट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये चीज क्लियर है? अब अभी भी बच्चों मैंने आपको डिस्कस किया, सबसे पहले तुम क्या करोगे? स्क्वायर। तो मान लो बच्चों अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो आई स्क्वायर बच्चों तुम्हारे पास क्या आ गया? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां तक कोई दिक्कत? अब मान लो बच्चों मैं मीन निकाल रहा हूं, मीन। तो बच्चों ये बताओ, अगर 5 है, 5 कांस्टेंट, उसका मीन क्या होगा? 5। 10 है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आई नॉट स्क्वायर वो अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसका मीन तुम्हारा क्या होगा? आई नॉट स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर उसका एवरेज तुम्हारा क्या होगा? साइन स्क्वायर का एवरेज बोलो बच्चों, 1/2, ठीक है। इसका एवरेज यही होगा, इसका एवरेज यही होगा। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? स्क्वायर, फिर तुम क्या करोगे? मीन। अब तीसरी स्टेप बच्चों तुम्हारी क्या होगी? रूट। तो अगर मैं रूट लिखता हूं तो रूट बच्चों आई नॉट स्क्वायर का कितना आएगा? आई नॉट, और 2 का कितना आएगा? √2। समझ गए? तो स्क्वायर किया, मीन निकाला, रूट निकाला, इसी को तुम क्या बोलते हो? आरएमएस। तो यहां से तुम्हारे पास आरएमएस कितना निकल के आ जाएगा? आई नॉट बाई √2। ये चीज समझे बच्चों? √2 की वैल्यू होती है बच्चों 1.414। तो आई आरएमएस, या बच्चों यहां से देखना, अगर मैं आई नॉट लिखता हूं, आई नॉट, तो वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? √2 आई आरएमएस। देखो बच्चों, अब इसी को बच्चों समझना, देख लो, √2 को बच्चों अगर डिवाइड करोगे √2, तो √2 होता है बच्चों 1.414। 1.414 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो वो कुछ 0.707 आई नो, और 70% ऑफ, या 70.7% मान लो आई नोट आ जाए। तो एक बार बच्चों इतना कंप्लीट करो, फिर जो हाफ आता है वो भी मैं बता दूंगा अभी, ठीक है ना? देखो मीन में 1/2 कैसे आया वो बताता हूं। याद करो, परसों के लेक्चर में मैंने लिखवाया होगा कि साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है? हाफ। साइन फंक्शन का एवरेज क्या होता है? 0। लेकिन साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज क्या होता है? 1/2। तो वो मैंने रखा। ये चीज समझ पाए? ये कैसे आता है ये भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी ये मान लो, बस थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, वो बताता हूँ। हाँ तुम बोलो। नहीं, ये हम कंप्लीट साइकिल के लिए डिस्कस कर, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल, ठीक है ना? हाँ तुम क्या कह रहे थे? आई आर एम एस। देखो हमने स्क्वायर किया, मीन किया, रूट निकाला,
तो आरएमएस में करना यही होता है, स्क्वायर मीन रूट। तो स्क्वायर मीन रूट तीनों काम करने के बाद अपने पास ये आंसर आया। तो तीनों काम करने के बाद जो आंसर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आरएमएस। तो आई आरएमएस तुम्हारे पास कितना आ गया, आई नॉट बाई रूट। लेकिन अभी आपने ये 1.414 को डिवाइड किया ना 2 से, वो चलो वो बता रहा हूँ, यहां तक क्लियर है, ये क्लियर है। अब समझो, आई आरएमएस आई नॉट अपॉन 1.414, इसको इसमें डिवाइड करो 1 अपॉन 1.414, तो वो डिवीजन मैंने दिखाया नहीं, वो डायरेक्टली समझ गए ना। तो बच्चों साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ कैसे आता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक, बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। अब बच्चों जैसे अपने यहाँ बताओ स्टैंडर्ड सप्लाई कितनी आती है, 220। अब 220 को बच्चों √2 से मल्टीप्लाई करो, जो अपने पास सप्लाई आती है वो 220 होती है। 220 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों देखना लगभग 311 आता है, 1.414 311। तो बच्चों जो हमारे यहाँ या अपने यहाँ 220 स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 220 अप्रूव्ड है। अब वो बात अलग है, कभी वोल्टेज कम आ जाते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। पर अगर हम स्टैंडर्ड डेटा के हिसाब से चलें तो स्टैंडर्ड अपने यहाँ कितना आता है, 220। जो 220 आता है उस हिसाब से अगर हम पीक वोल्टेज निकाल, पीक वोल्टेज, तो वो समझो अगर फॉर इंडिया पीक वैल्यू, पीक वैल्यू अगर हम निकालें तो आई नॉट √2 इंटू आई आर एम एस, तो आई नॉट 1.414 इंटू 220, तो आई नॉट बच्चों निकाल लोगे, ये आई नॉट नहीं वोल्टेज है, सॉरी ये वोल्टेज है। तो वो वोल्टेज के लिए भी बच्चों वही रिलेशन रहता है वी नॉट, वी नॉट बच्चों ये यहाँ से तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा 311 सॉरी बच्चों, इतना कर लो बच्चों। क्या चीज़? वो बताता हूँ, पहले इतना कर लो, वो बताता हूँ। अभी आपने आगे पहले प्रीवियस स्लाइड में पीक टू पीक में 2i0 का इधर वो पीक टू पीक वैल्यू, वो पीक टू पीक वैल्यू। तो बच्चों अब जैसे पहले इतना कर लो, फिर आपके आंसर क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब बच्चों वापस से समझते हैं। जैसे आपने कहा 1000 वोल्ट ये सब वो सही है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो घरों में सप्लाई आती है वो 220 होती है। जो बाहर तार रहते हैं, बाहर जस्ट बाहर नहीं, जो सप्लाई लाइन आती है वो अपनी 440, 1000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी हो सकती है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ 25,000 वोल्ट लिखा रहता है,
तो जो घरों में सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट होती है। तो आप देखते हो जैसे हर गली के बाहर ट्रांसफार्मर रखा रहता है, तो वो उस वोल्टेज को कम करके हमें 220 प्रोवाइड कर देता है। तो घरों की सप्लाई 220 है, बाकी जो ट्रांसमिशन लाइंस रहती हैं उनका अलग अलग हो सकता है, वो भी हम इसी चैप्टर में आगे ट्रांसफार्मर में देखेंगे। इतना समझ पाए बच्चों? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये? ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? अब आगे बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं उसे समझो। नेक्स्ट ये तो बच्चों हमने कर ही लिया। इसके बाद बच्चों आप एक ये लाइन नीचे वाली लिख लो, नीचे वाली लाइन बच्चों आप बस लिख लो, इन क्वेश्चंस और सर्किट वैल्यूज प्रोवाइडेड आर आरएमएस वैल्यूज इफ नॉट स्पेसिफाइड। इस टर्म का मतलब क्या है बच्चों? जब तक आपको प्रॉपरली नहीं बताया गया है तब तक आपको मान के चलना है कि जो भी हमें डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन सा है? आरएमएस। जैसे उन्होंने बोला 200 वोल्ट, तो तुम क्या मान के चलोगे? आरएमएस। किसी सर्किट में उन्होंने लिख रखा है 50 वोल्ट, तो उसे क्या मानोगे? आरएमएस। उन्होंने बोला करेंट 2 एम्पियर, उसे तुम क्या मानोगे? आरएमएस। तो जब तक वो बहुत प्रॉपरली ना बताएं कि ये पीक है या कौन सा है, तब तक तुम उसे क्या मानोगे? आरएमएस। इतना समझ के बच्चों? ठीक। इतना क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इसके बाद हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर बच्चों सिंपली क्या हो जाता है? इतना नोट कर लिया ना? ठीक है, तो अब बच्चों हेडिंग लिख लो, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर बच्चों क्या होता है? आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू, उसके रेशो को हम बोल देते हैं फॉर्म फैक्टर। आरएमएस वैल्यू और पॉजिटिव हाफ साइकिल के वैल्यू की रेशो को हम क्या बोल देते हैं? फॉर्म फैक्टर। तो इतना बच्चों कंप्लीट कर लो, रेशो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। इतना क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। अब बच्चों वापस से हम डिस्कस करते हैं, जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई उसको मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों ऐसे देखना, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मान लो V इक्वल टू 50 साइन 2 पाई t। तो बच्चों बताओ इसमें पीक वोल्टेज क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, समझ गए? तो एक होती है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड, वो दिमाग में क्लियर है? अब आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? ये जैसे मैंने बोला 1 सेकेंड पे वैल्यू बताओ, तो साइन 2 पाई 0 0। मैंने बोला हाफ सेकेंड पे बताओ, तो पाई वो भी 0। 1/4 सेकेंड पे बताओ, तो पाई/2 50। मैंने बोला 1/8 सेकेंड पे बताओ, तो पाई/4 50/2। तो ये चीज तुम्हारी कौन सी हो गई है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू। अब बच्चों मुझे फिर बताओ मैक्सिमम वोल्टेज कितना है इसमें? नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना होगा? -50। 50 और -50 दोनों का गैप कितना हो गया? 100। इसको हम बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? पीक टू पीक वैल्यू। अब बच्चों कभी ये 0 है, 1 है, 2 है, कभी 50 है, कभी -50 है, उन सब का हम एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो हो जाती है एवरेज वैल्यू। साइनोसॉइडल एसी के केस में कंप्लीट साइकिल में एवरेज कितना है? अगर 2 साइकिल का पूछता हूँ, 5 साइकिल, ठीक है। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज, पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यू बच्चों 2 वोल्टेज अपॉन पाई।
अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यू जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, डिपेंड तुम कौन सा हाफ साइकिल ले रहे हो। ये जो वैल्यू है वो किसके लिए है? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ये चीज क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके बाद बच्चों जो सबसे काम की है वो है आरएमएस। तो आरएमएस के बहुत सारे नाम हैं, आरएमएस, वर्चुअल, इफेक्टिव डीसी वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, ये सब आरएमएस है। आरएमएस क्या होता है? जैसे बच्चों जो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ 220 वोल्ट आता है, वो आरएमएस ही है। तुम जो कनेक्शन लेते हो 5 एम्पियर का, वो आरएमएस ही है। इसको वर्चुअल क्यों बोलते हैं? जैसे बच्चों आप याद करो, जैसे कोई भी आप स्टेबलाइजर वगैरह या कुछ भी मेजरिंग इक्विपमेंट्स लो, उससे तुम वोल्टेज मेजर करके देखना, लगभग 220 के आसपास दिखाएगा। तो तुम्हें थोड़ी पता है कि वो 220 आरएमएस से क्या है। कोई भी एक बिना पढ़ा लिखा बंदा है, उसको 220 दिखेगा, तो उसकी नज़र में तो 220 वोल्टेज है, तो वो वर्चुअली यही फील करेगा कि भाई वोल्टेज 220 ही। तो इसी वजह से इसका नाम क्या दे दिया है? वर्चुअल वोल्टेज या वर्चुअल वैल्यू। दूसरी चीज, 220 वोल्ट जो ये आ रहा है और तुम एक 220 वोल्ट की बैटरी ले लो, दोनों बराबर वर्क करेंगे, दोनों इफेक्टिवली सेम ही होंगे, तो उस वजह से इसको इफेक्टिव डीसी वैल्यू भी बोल देते हैं। जैसे बच्चों मान के चलो मैंने तुमसे कहा कि ये रजिस्टर 5 ओम, इसमें 3 एम्पियर डीसी करंट फ्लो कर रहा है, उतनी ही हीट मुझे प्रोड्यूस करवानी है, तो एसी का मुझे कितना करंट फ्लो करवाना चाहिए? 3 एम्पियर। लेकिन कौन सा? आरएमएस। या पीक वाइज लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 3√2। समझ पाए? मान लो इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है डीसी का, उतनी ही हीट मुझे इसमें प्रोड्यूस करवानी है, तो एसी की कितना करंट फ्लो करवाना चाहिए? तो 5 एम्पियर। लेकिन कौन सा माना जाएगा? आरएमएस। पीक कितना होगा? 5√2। अभी समझ पाए आरएमएस क्या होता है? इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों फिर समझो, ये चीज समझ गए ना? अब बच्चों हम इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बच्चों जो मैंने एक सीट प्रोवाइड की है वो तुम निकालो। तो बच्चों अब इसमें आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट रीड 220 वोल्ट। ये क्या चीज होती है? ये कौन सी चीज होती है? आरएमएस। क्लियर है? अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आंसर क्या होगा बच्चों? π/2√2। अभी अभी हमने डिस्कस किया, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो 7th बच्चों, इन एसी सर्किट रेशियो ऑफ वर्चुअल करंट एंड आरएमएस करंट। तो बच्चों वर्चुअल करंट ही आरएमएस करंट होता है, वर्चुअल करंट ही आरएमएस करंट होता है, तो दोनों सेम ही है, तो रेशियो क्या होगा? 1। 8th देखो बच्चों, द पीक वोल्टेज अक्रॉस एसी सोर्स इज इक्वल। पीक वोल्टेज अक्रॉस एसी सोर्स, तो बच्चों अभी अभी हमने डिस्कस किया, पीक वोल्टेज क्या हो जाता है? √2 टाइम्स। बच्चों यहाँ शायद मैंने वी नहीं, इधर IRMS लिखा, उसको VRMS कर, इधर मैंने IRMS लिख दिया, वो VRMS कर। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों वापस समझो 8th क्वेश्चन, पीक वोल्टेज अक्रॉस एसी सोर्स, तो 1/√2 करेक्ट इनकरेक्ट है, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाइड वो भी गलत है, आरएमएस वैल्यू वो भी गलत है, √2 टाइम्स वो सही है, कोई दिक्कत? 9th करो अब बच्चों, 9th, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज थ्रू ए डिवाइस ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस है मतलब बच्चों वही रेजिस्टेंस जैसा मान लो, ये है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट तुम्हें बतानी, क्या बतानी है? इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू से मतलब होता है वही आरएमएस वैल्यू। एक बार बच्चों थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस कर। हाँ, क्वेश्चन नंबर बोलो आप। ओके, अब इसमें सी क्या कह रहे हो आप? द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज थ्रू ए डिवाइस ऑफ इम्पीडेंस 20 ओम, वो सी नहीं, ई है, ई।
ई हो गया है 80 साइन 100 पाई टी। सही है बच्चों। देखो वोल्टेज ये है तो तुम करंट क्या लिखोगे, E बाई आर। आर या जो इम्पीडेंस होती है, इम्पीडेंस बच्चों में कितनी दी है 20, वो अभी आ जाएगा। अभी रेजिस्टेंस जैसा मान, जैसे ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, तो वैसा ही अभी मान लो, ठीक है ना। तो करंट अगर मुझे लिखना है तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4। देखो कितना आ जाएगा 4 साइन 100 पाई टी। बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत? बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों इस फंक्शन को देख के बताओ पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है। पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है 4। तो अब अगर मैं आरएमएस वैल्यू लिखता हूं तो आरएमएस वैल्यू मेरे पास क्या होगा 4 बाई रूट टू। 4 बाई रूट टू को बच्चों लिख सकते हो 2 रूट टू। 2 रूट टू बच्चों 1.4, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2.8। तो लगभग 2.8 के आसपास तुम्हारे पास आ जाएगा। तो आंसर बच्चों क्या हो गया सेकंड। बोलो कार्तिक कोई डाउट? क्लियर है? 10th बच्चों फिर देखो, देखते भी जिसका हो जाए बच्चों वो नेक्स्ट ट्राई कर सकता है, पर आंसर नहीं बोले अभी। आंसर बच्चों जब पूछूं तब बताएं। ओके हाँ 10th कर सकते हो, 11th। हाँ बोलो। हाँ अभी देखते हैं, सही है वैसे, सही है वैसे। ओके बच्चों अब मुझे बताओ 10th जैसे एक पूजा आपसे सॉल्व हुआ, पूजा आपको सेकंड क्यों लग रहा है? ठीक है सही है, सही है, सही है बच्चों। देखो 10th में बच्चों करेक्ट आंसर होगा सेकंड। कैसे होगा बच्चों वो समझो। फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी है 75, तो ओमेगा बच्चों वहां से आ जाएगा 2 पाई इंटू 75 यानी कि 150 पाई। ये क्लियर है? अब आई नॉट बच्चों हम पढ़ चुके हैं आई आर एम एस इंटू रूट टू, तो आंसर 20 रूट टू। तो बच्चों 20 रूट टू और ओमेगा की जगह ये होना चाहिए, तो 20 रूट टू और ओमेगा की जगह ये दोनों ही चीजें बच्चों केवल सेकंड ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही। इतना बच्चों क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों समझो 11 12th बच्चों ऐसे होमवर्क रख लेना। 13 आप देखो, 13 ये 13 भी बच्चों रुको, अभी इतना कर लिया ना आप लोगों ने। कुछ चीजें मैं अभी डिस्कस करता हूँ, चलो बाकी क्वेश्चन बच्चों बाद में करते हैं। इतना कर लिया ना, इसे बच्चों मैं हटा रहा हूँ, इसे मैं हटा रहा हूँ। चले बच्चों आगे, ठीक है। अब बच्चों एग्जाम्पल आप देखो, चलो बाकी बाद में देखते हैं। अभी एग्जाम्पल बच्चों आप देखो। एग्जाम्पल मान लो बच्चों मैंने तुम्हें दिया v इक्वल टू 2 साइन 2 पाई टी प्लस 3 कॉस 2 पाई टी। ये लिख लो बच्चों। क्लियर है बच्चों? आई वोल्टेज मान लो बच्चों मैंने ये दिया, तो बच्चों कुछ चीजें देख के बताओ। इस केस में ओमेगा क्या है? ओमेगा कितना है 2 पाई। ओमेगा 2 पाई है तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड लिख पाओगे? ठीक है। अब बच्चों इसमें तुम लिख लो, अब बच्चों इसमें तुम लिख लो राइट आंसर बोलना नहीं है बच्चों, जब मैं पूछूं तब बताना। राइट पीक वोल्टेज एंड आरएमएस वोल्टेज। राइट पीक वोल्टेज एंड आरएमएस वोल्टेज। राइट पीक वोल्टेज एंड आरएमएस वोल्टेज। ओके अब
अब बच्चों हैंड राइज करें जिनसे हुआ हो। ओके मुकेश तुम मुझे बताओ पीक वोल्टेज क्या है? नहीं, इस केस में पीक वोल्टेज। ओके अभिषेक तुम बताओ पीछे। √30। देखो बच्चों a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 + 9 √30। याद करो बच्चों मैंने लिखवा रखा है, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू होती है ये। देखो याद करो, एक तो मैं मैथमेटिकल टूल्स में बता चुका हूँ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या कल परसों की क्लास में जब मैंने साइन कॉस वाले रिजल्ट लिखवाए थे, शायद आपको याद हो, तो साइन कॉस वाले जो मैंने रिजल्ट लिखवाए हैं उसमें भी बता रखा है कि इस केस में वैल्यू ये होती है। तो यहाँ a हो गया 2, b हो गया 3, तो मैक्सिमम हो जाएगा ये। तो इस फॉर्मेट में होगा तो मैक्सिमम ये होगा। अब मैक्सिमम तुम्हें पता चल गया तो आरएमएस बच्चों क्या हो जाएगा? √13/√, ये आरएमएस हो गया, खत्म। बताओ बच्चों कहीं दुविधा हो? क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूं। ठीक, इतना क्लियर है बच्चों? बच्चों इसे फिर मैं हटा दूं, ठीक है ना? ओके अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मान लो बच्चों मैंने तुम्हें दिया I = 2 + 5 sin 6πt, ये लिख लो बच्चों, I = 2 + 5 sin 6πt। ठीक है बच्चों, इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग केवल समझना। इसमें बच्चों आप लिख लो फाइंड एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, फाइंड एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। ठीक है ना? तो बच्चों डिस्कस करते हैं एवरेज। तो एवरेज बच्चों बताओ 2 का एवरेज, 5 का एवरेज, साइन का एवरेज 0। मैंने बता रखा है साइन या कॉस उसका एवरेज क्या होता है? 0। तो फाइनल आंसर बच्चों तुम्हारे पास क्या आ गया? 2, खत्म। कोई दिक्कत बच्चों? तो इस केस में अगर बच्चों मैं एवरेज लिखता हूं वो ये आ गया, कांस्टेंट का एवरेज वही होता है। तो 2 का एवरेज 2, 5 का एवरेज 5, लेकिन साइन का एवरेज क्या हो जाता है? 0, खत्म। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? हाँ बोलो। हाँ लिखवा रखा है मैंने, लेकिन याद रहे कंप्लीट साइकिल। तो जो हमसे पूछा जा रहा है वो कंप्लीट साइकिल, समझ गया ना? ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों आरएमएस, तो आरएमएस के लिए बच्चों सबसे पहले तुम क्या करते हो? स्क्वायर। तो मान लो पहले तुमने स्क्वायर किया, तो बच्चों स्क्वायर एक बार लिखो इसका स्क्वायर करके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। समझ गए ना बच्चों? यहां तक लिख लो फिर मैं डिस्कस करता हूं। समझ गए ना बच्चों? ठीक है, अब बच्चों समझो, अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इसका स्क्वायर 4, a² + b² 25 sin स्क्वायर 6πt प्लस 2ab, तो 2 × 5 10 × 2 20 sin 6πt। तो बच्चों बताओ आरएमएस के लिए तुम सबसे पहले क्या करते हो? स्क्वायर। फिर दूसरा तुम क्या करते हो? मीन यानी कि एवरेज। तो अब तुम अगर इसका एवरेज लिख रहे हो, एवरेज या मीन लिख रहे हो,
तो बच्चों आप हर एक का, जैसे अभी मैंने लिखा था, एवरेज लिखने का ट्राई करो। कितना आ रहा है? देखो 4 का एवरेज 4, 25 का साइन स्क्वायर का 1/2, 20 साइन का 0। अब समझो, इसको मैं वहां भेजता हूं तो फाइनली तुम्हारे पास आ गया 33/2। 33/2 अभी बताऊंगा, चिंता मत करो, मेरे दिमाग में है, बताऊंगा, ठीक ना। ये चीज क्लियर है? यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? अब बच्चों समझो, ये चीज क्लियर है ना? ठीक है। अब इसके बाद बच्चों बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? रूट। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? रूट। तो अब अगर मैं इसका रूट ले लेता हूं तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ गया? 33/2। और इसी को हम IRMS रूट। तो इस केस में अगर मुझे RMS निकालना है तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया, फिर मैंने मीन लिया और फिर मैंने रूट लगा दिया, खत्म। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चले बच्चों आगे, ठीक है। अब बच्चों जो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है इसको थोड़ा घुमा घुमा के पूछा जाता है। इसमें बच्चों जो ये 2 है वो एक फिक्स वैल्यू है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट करंट। तो एक्चुअल में ऐसा किया जाता है, आपको कई बार ऐसे बोल देते हैं, एक करंट इज फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिंग 2 एम्पियर DC करंट एंड AC करंट ऑफ 5 sin 2πt। A current is formed by superposing 2 ampere DC current and AC current of 5 sin 2πt. Find its average value and RMS value. तो इसका मतलब क्या है? 2 एम्पियर और उसको जोड़ दिया, सुपर इम्पोज का मतलब है जोड़ दिया। तो लैंग्वेज वाइज कई बार ऐसे लिख दिया जाता है कि 2 एम्पियर कांस्टेंट करंट या DC करंट और इस AC करंट को जोड़ दिया, तब तुम्हें RMS या बाकी चीजें निकालो। ये चीज क्लियर? अब बच्चों वापस आते हैं, देखो इसी को बच्चों एक और तरीके से ऐसे दिया जाता है कि मान लो यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है 5 sin 6πt और ये करंट तुम्हारा I हो। आपसे बोला इस I का एवरेज या RMS बताओ, तो I क्या है? इन दोनों का एडिशन। तो I तुम क्या लिखोगे? ये, फिर ऐसे ही सॉल्व करो। ये चीज समझ पाए बच्चों? हाँ अब बोलो। बता दो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसकी अगर हम मैक्सिमम निकाल तो वो हो जाएगी 7, मिनिमम निकालोगे -3, ठीक है आगे बोलो। वो गड़बड़, वो बता रहा हूं। देखो हमेशा समझो, ये फंक्शन प्योर साइनोसोडिकल फंक्शन नहीं है। इसमें क्या है? ये फंक्शन तो साइनोसोडल है, ये कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर केवल इतना होता तो मैं उसकी RMS वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5/√, लेकिन उसमें ये ऐड हो गया, तो अब हम वो रिजल्ट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। समझ गए ना? और बोलो बच्चों, कोई दिक्कत हो? हाँ वापस बोलो। मैक्सिमा, एक सेकेंड, मैक्सिमा तुमने लिखा कितना आया? ठीक है, मिनिमम -3, ठीक है, ठीक है, 4 आ गया, ठीक है, क्या आ गया? तो फिर ऐसा कर क्यों रहे हो? उसके पीछे कोई लॉजिक है? एवरेज, लेकिन तुमने मेथड कौन सा यूज किया? समझो, मुझे समझाओ, बताओ कौन सा मेथड तुमने मैथ में? वो पूरा मेथड मुझे लिख के बताओ या कहीं तुमने पढ़ रखा हो वो मुझे बताओ। ऐसा कोई मतलब थोड़ी कि मान लो ये 2 आंसर, सर 4 लिख देते हैं, इसमें से 2 सेपरेट कर देते हैं, आंसर 2 आ गया। तो जो मेथड तुमने पढ़ रखा है वो मुझे लाके दिखा, तो वो मुझे बताना है, ठीक है ना? जो तुम बोल रहे हो उसके पीछे कौन सा लॉजिक है या तुमने कहाँ पढ़ा है वो मुझे प्रॉपर बता, तब डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, यहां तक बच्चों अभी समझे? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों जैसे मैंने आपको क्लियरली लिखवाया था कि साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है? 1/2।
वो कैसे आता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट फाइनली आपको रिजल्ट याद रखना है। तो हम साइन स्क्वायर का एवरेज निकाल रहे हैं। क्लियर बच्चों, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। तो बच्चों याद रहे ये 2-3 तरीके से पूछा जाता है। एक मान लो आपको ये डायग्राम दे दिया, पूछ लिया, सारी चीजें वही, ठीक है। अब बच्चों एग्जाम्पल आप इस तरह से लिख लो, एग्जाम्पल बच्चों आप इसमें लिख लो। ठीक है, अब बच्चों इसमें आप ये लिख लो, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर। मान लो मैंने कोई भी डेटा ले लिया, कोई भी डेटा ले लेता हूं बच्चों, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 2 पाई टी, यही ले लिया, या बच्चों आप बोलो वो ले लेते हैं, ये ठीक है, ठीक है। तो फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 2 पाई टी, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो चीज समझो बच्चों। ये साइन स्क्वायर 2 पाई टी, साइन स्क्वायर 2 पाई टी, ठीक है ना। अब बच्चों एवरेज के लिए मैंने तुम्हें क्या तरीका बताया है, अगर हमें किसी भी फंक्शन का एवरेज लिखना तो एफ डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यही होता है, एफ डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब अगर मैं पूरे साइकिल के लिए डिस्कस कर रहा हूं तो 0 से t और dt की जगह ये t माइनस 0, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो वो समझो। फंक्शन मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर 2 पाई टी डी टी, 0 से t अपॉन t माइनस 0, या t कर देता हूं, ये क्लियर है। अब बच्चों मुझे इसका इंटीग्रेशन करना, थोड़ा सा याद करो, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर मैं करना हो तो कैसे करता हूं, अगर कुछ याद, एक एक करके तुम बोलो। बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, कॉस, हाँ सही है बच्चों। देखो साइन स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास नहीं होता, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो याद करो बच्चों, इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद आया बच्चों। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से क्या आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बच्चों यहां से क्या आ गया 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इतना समझे बच्चों, बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत। अब इसको मैं फिर इंटीग्रेट करता हूं 0 से t, इस पूरे की जगह बच्चों में लिख सकता हूं 1/2 माइनस कॉस, इसका 2 टाइम्स कर दोगे तो 4 पाई टी अपॉन 2 dt अपॉन t माइनस 0, ये चीज क्लियर है, बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत। अब इसी को बच्चों में ये भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, 0 से t 1/2 dt माइनस कॉस 4 पाई टी अपॉन 2 dt, 0 से t अपॉन t। अब बच्चों याद करो कॉस फंक्शन है, उसका पूरे साइकिल में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है एरिया, तो कॉस फंक्शन का पूरे साइकिल में एरिया क्या होता है 0। तो इस वाले फंक्शन का अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे, वैल्यू रखोगे, फाइनल आंसर क्या आएगा 0, फाइनल आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा 0। तो बच्चों इस वाले फंक्शन की वैल्यू हो गई 0। अब बाकियों की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो 1/2 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, 0 से t, और उसका इंटीग्रेशन 0 अपॉन t। अब 1/2 इसमें मैं लिमिट रख रहा हूं तो t माइनस 0 अपॉन टी, टी कट गए, फाइनल आंसर बच्चों हाफ। तो साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हाफ। ऐसे अगर तुम कॉस स्क्वायर लोगे, कॉस स्क्वायर, उसमें यहां प्लस आ जाता है, जैसे यहां सॉरी ठीक है, वहां प्लस आ जाएगा, बस प्लस आ जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, फाइनल आंसर हाफ ही आएगा।
तो बच्चों प्रोसेस काफ़ी लेंदी सी और मैथमेटिकल रहती है, तो उतना कोई काम की नहीं रहती है, लेकिन बस आप फाइनल रिजल्ट याद रख सकते कि फाइनल रिजल्ट अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, उसका कंप्लीट साइकिल में एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0, सॉरी हाफ। कर लो बच्चों इतना, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। समझ पाए अरुण? कर लो बच्चों इतना, कर लो चाहो तो, ठीक है ना, प्रोसेस थोड़ा सा याद रहेगी और कुछ नहीं। इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है बच्चों? ठीक, ठीक बच्चों, इससे फिर मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। अब बच्चों समझो, याद करो, अभी भी हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। ये लास्ट टर्म पे हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो बच्चों समझो। देखो, जैसे डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, वैसे एंगल तुम्हारे पास क्या होता है, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। ये कल लिखवाया होगा, याद नहीं लिखवाया कल? अच्छा, नहीं करवाया क्या कल? ठीक है, चलो अभी लिख लो फिर, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगा कि कल शायद यहाँ तक मैंने करवा दिया था, जैसे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ वगैरह जो डिस्कस कर रहा था। अगर नहीं लिख पाया तो अभी लिख लो, कोई नहीं। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, जैसे मैंने फेज डिफरेंस वगैरह जब डिस्कस किए थे उसमें शायद लिखवाया हो, नहीं लिखवाया ना? खैर कोई नहीं, वो मिस हो गया होगा। ठीक है, अब बच्चों समझो, ये चीज समझ गए ना? ये हमने क्या किया है, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वैसे ही एंगल तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, और ओमेगा तुम्हारे पास क्या होता है, 2π/t। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं या हमसे क्या क्या पूछा जाता है वो चीज बच्चों समझो। देखो,
तो बच्चों समझना, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है, फिर हम उस पर क्वेश्चंस कर लेंगे। बच्चों ये मान लो सिचुएशन है, ये मान लो बच्चों करेंट, तो बच्चों यहाँ क्या है तुम्हारा 0। बच्चों बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू क्या होगी आई नो, पीक वैल्यू। अब बच्चों बताओ आरएमएस वैल्यू तुम्हारी क्या होती, आई नॉट बाई रूट 2 यहाँ होती। अब बच्चों एंगल वाइज अगर मैं देखूं तो ये एंगल कितना होता है 90 पाई बाई 2, और 1 बाई रूट 2 साइन थीटा 1 बाई रूट 2 कब होता है 45, यानी कि ये हो गया पाई बाई 4। तो क्वेश्चन में आपसे पूछता है, समझना, कि कैलकुलेट टाइम टेकन इन विच वैल्यूज बिकम फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू। तो 0 से आरएमएस वैल्यू हो जाना है, 0 से आरएमएस वैल्यू हो जाना है, तो एंगल वाइज कितना घूमना चाहिए पाई बाई 4, एंगल वाइज कितना घूमना चाहिए पाई बाई 4। अब यहां से देखो एंगल तुम्हारे पास कितना निकला पाई बाई 4, ओमेगा तुम्हारे पास 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, पाई पाई कट गया टी बाई 8, या मान लो उन्होंने ये दे दिया I इक्वल टू आई नॉट साइन 6 पाई टी, ये। तो बच्चों बताओ इसमें ओमेगा कितना है 6 पाई, तुमसे बोला 0 से आई नॉट बाई रूट 2 या आरएमएस होना है, तो एंगल कितना घूमना है पाई बाई 4, ओमेगा कितना है 6 बाई टी या डेल्टा टी मान लो, तो टाइम यहाँ से कितना आ गया पाई बाई 1 बाई 24। उन्होंने बोला कि 0 से मैक्सिमम होने का टाइम बताओ, तो 0 से मैक्सिमम होने में कितना एंगल घूमना है पाई बाई 2, तो तुम यहाँ पे पाई बाई 4 की जगह अब क्या रखोगे पाई बाई 2। उन्होंने बोला आरएमएस से मैक्सिमम होना है, आरएमएस से मैक्सिमम होना है, कितना एंगल घूमना पड़ेगा, देखो पाई बाई 4, तो यहाँ क्या रखोगे पाई बाई 4। ऐसे बच्चों समझो, हाँ बोलो बोलो। देखो साइन 45 डिग्री पे कितना होता है 45 डिग्री मतलब 5/4, ठीक है ना। अब वापस समझो बच्चों, बताओ साइन थीटा हाफ कब होता है 30 डिग्री, तो मान लो 30 मतलब पाई बाई 6, उस पर वैल्यू क्या होगी आई नॉट बाई 2। तो तुमसे कहा कि 0 से आई नॉट बाई 2 होने का टाइम बताओ, तो कितना एंगल घूमेगा पाई बाई 6, तो एंगल की जगह पाई बाई 6 कर लो। ऐसे आई नॉट बाई 2 से मैक्सिमम होना, तो कितना एंगल घूमेगा 30 से 90 मतलब 60, 30 डिग्री से 90 डिग्री मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 निकाल सकते। तो ऐसे ही आपसे कहीं भी वैल्यू से पूछता है वो आप कर पाओ, समझ का बच्चों। अब बच्चों इस सीट में आप देखो, इस सीट में बच्चों आप देखना 20 नंबर, उसे ट्राई करो 20 नंबर। Alternating current given by this, time taken by current to rise from 0 to RMS 1 by बच्चों 0 से RMS। तो बच्चों ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है, तो 0 से RMS वही 45, तो पाई बाई 4 ओमेगा डेल्टा टी, पाई बाई 4 ओमेगा बच्चों कितना है 2 पाई एन डेल्टा टी, पाई पाई कट गए कितना आ गया 1 बाई 8n। कोई दिक्कत बच्चों। अब बच्चों वापस देखो 21, उसे ट्राई करो। बच्चों ये चीज क्लियर है ना 20। क्वेश्चन नंबर उसका नेक्स्ट वही 21।
टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करेंट टू इंक्रीज फ्रॉम दिस टू पीक वैल्यू। तो बच्चों 70.7%, 70.7% मतलब क्या हुआ, आरएमएस। तो आरएमएस से पीक होना है, आरएमएस से पीक होने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ता, π/4। तो π/4 वही ओमेगा टी। अब ओमेगा कैसे लिखोगे, 2πf, तो 2π इंटू 50 डेल्टा टी, पाई कट गए, डेल्टा टी बच्चों यहाँ से कितना आ गया 1/400, 1/400। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, फर्दर बच्चों देखो, अब इसमें बच्चों आप 22 होमवर्क रख लेना, 23 ट्राई करो। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? π/4 देखो 70.7% से मैक्सिमम होना है। 70.7% कौन सा था, आरएमएस, याद करो आरएमएस में मैंने लिखवाया था। तो एक तरीके से आरएमएस से मैक्सिमम हो रहा है, तो आरएमएस से मैक्सिमम मतलब 45 डिग्री घूमेगा, तो π/4। अब बच्चों 23rd ट्राई करो, 22 ऐसे होमवर्क रखो। थोड़ा सा सोचो फिर मैं बताता हूँ, एंगल का सोचो, बस फिर कर लो, 15 को पाई में चेंज कर लो। लेकिन इसमें आरएमएस में नहीं जा रहा है, मैक्सिमम में जा रहा है। अच्छा वो पूछ रहे हो, ओके सही है। 30 डिग्री से वो 45, तो 15 डिग्री को उसमें कन्वर्ट करके कर सकते। 23rd करो बच्चों, 23rd, फर्स्ट नहीं, सेकंड क्या किया है बताओ। ठीक है तुम बोलो। सही है बच्चों देखो, क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया है, करेंट को मैक्सिमम होना है, करेंट को क्या होना है, मैक्सिमम। तो बच्चों ऐसे समझो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर होती है, बोलो बच्चों, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे। तो बच्चों इस एंगल को कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री। इस एंगल को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो 90 इक्वल टू 100 पाई टी प्लस 30, 60 इक्वल टू 100 पाई टी। 60 को बच्चों लिख सकते हो रेडियन में π/3, 100 पाई टी, पाई कट गया, टी यहाँ से कितना आ गया 1/300। एक सेकेंड, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। हाँ अब सर उसने बोला है कि वो मैक्सिमम t = 0 पे हो रहा है। नहीं, उसका मतलब ये है, मैं रीड करता हूँ, द करेंट बिकम मैक्सिमम फर्स्ट टाइम आफ्टर t = 0। तो 0 के बाद मैक्सिमम कब होगा, यानी कि 0 से लेके मैक्सिमम होने का टाइम बताओ। क्लियर है बच्चों, इसे समझ पाए? अब बच्चों वापस से समझना, देखो इसमें बच्चों आप 24 और इस साइड बच्चों अगर देखोगे तो 4 और 5 बच्चों छोड़ देना, 4 और 5 छोड़ देना, 4 और 5 छोड़ के बच्चों 24 तक आप कर सकते, 4 और 5 छोड़ के 24 तक कर सकते। अभी मत करो, बस मैं होमवर्क में लिए बता रहा हूँ। अभी बच्चों 17 बस ट्राई कर लो, 17, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ 17, सही है बच्चों। इन्होंने क्या बोला है, ए मिक्सचर ऑफ दिस मच रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द वैल्यू ऑफ एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों एसी में एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली क्या हो जाता है, 0। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या हो जाता है, 0, खत्म। समझ पाए ना बच्चों, मैंने बता रखा है एवरेज एसी में क्या हो जाता है, 0।
इसमें कोई कंफ्यूजन? चलें बच्चों आगे, ठीक है, इसे बच्चों मैं हटा रहा हूँ, ठीक। एक एग्जांपल बच्चों आप ट्राई करो। मान लो बच्चों मैंने तुम्हें दिया i इक्वल टू 4t, i इक्वल टू 4t, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू 5 सेकेंड। एक बार बच्चों ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों 2 से 5 तक के लिए आपको एवरेज वैल्यू बतानी है। तो बच्चों याद रहे 24 तक आप कर सकते हो, कर लेना, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पता नहीं क्या किया बताओ पहले, नहीं वो गलत है, मे बी आंसर डेटा की वजह से शायद मैच कर जाए, हालांकि चांस कम है, हो सकता है मैच कर जाए, लेकिन प्रोसेस सही नहीं होगी क्योंकि हमेशा मैच नहीं करेगा। हाँ बोलो। हाँ तुमने क्या किया? ठीक है, वो प्रोसेस सही है, बाकी आंसर देखो, प्रोसेस सही है, आंसर चेक कर। कितना आ रहा है? 14। तुम्हारा क्या आया था कार्तिक? 52 है, 42। तुम्हारा क्या था हर्षित? 42। चलो देखते हैं, चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ। देखो बच्चों एवरेज निकालने का तरीका 40 dt 2 से 5 अपॉन 5 माइनस 2, याद आया बच्चों? t1 से t2 f dt अपॉन t2 माइनस t1, अब ये भी फॉर्मूला पढ़ा। अब 4t उसका इंटीग्रेशन बच्चों 2t स्क्वायर, t स्क्वायर बाई 2, 2 से 5 अपॉन 3, 2 5 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 3, 25 दूनी 50 माइनस 8 बाई 3, बच्चों 42 बाई 3 आना चाहिए, चेक करो। 42 बाई 3, देखो वो समझो तुमने क्या किया है, उसमें वैल्यू पुट कर दी और वो, हाँ वो मैं बता रहा हूँ, वो तुमने क्या किया है देखो समझना। लेट से तुमने 2 रखा, कितना आया 8, तुमने 5 रखा, कितना आया 20, प्लस बाई 2, यही किया। ये तुम्हारा तब वैलिड हो सकता है जब तुमसे बोला जाए कि 8 और 20 का एवरेज बताओ, 8 और 20 का एवरेज बताओ, या समझ पाए ये चीज। अब वापस समझो, यहाँ करंट की कोई दो वैल्यू थोड़ी है, करंट कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। 4t तो 2 सेकंड पे वैल्यू 8, 2.1 पे 8.2, 2.3 पे कुछ और, तो ये एक बहुत वेरिएशन वाला है। तो इसमें हमें सबको ऐड करना होता है, सबको ऐड करना होता है, उसी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। जैसे मैंने बोला कि 2 स्टूडेंट के नंबर का एवरेज बताओ, तो तुम दिस प्लस दिस बाई 2 कर सकते, लेकिन यहाँ 2 स्टूडेंट्स थोड़े हैं, बहुत सारे वैल्यूज, तो उसके लिए मैं इंटीग्रेशन पे ही जाना होगा। अभी बच्चों समझ पाए? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो बच्चों फिलहाल के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है। आरएमएस पूछा ही नहीं इसमें, नहीं अगर क्वेश्चन में पूछता है तो निकाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। आरएमएस अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन आरएमएस से कर थोड़ी सकते। इस क्वेश्चन में अगर वो पूछता है कि आरएमएस वैल्यू बताओ, तो वो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, लेकिन इसमें तो आरएमएस पूछा ही नहीं है, इसमें तो एवरेज पूछा, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? तो जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं वो कर लेना। हाँ अभी आरएमएस, चलो बच्चों एक काम करो, इसमें आगे लिख लो, फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। एक बार होमवर्क में लिखना, होमवर्क में ट्राई करना, जो मैंने अप्रोच बताई वो स्क्वायर फिर मीन फिर करना, लेकिन हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करना। तो इसी में बच्चों होमवर्क में आरएमएस वैल्यू आप लिख लो इसी टाइम के लिए, 2 से 5 के लिए। तो एक बार बच्चों ट्राई करना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया